हेलो बच्चे। मैं रोहन हिमांशु जी आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म लिसो प्लेटफॉर्म पे। हेलो पिंकी, राम राम जी। बिल्कुल नीतू, क्लास चल रही है बच्चे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पीछे वाला जो टॉपिक हुआ है उसके आगे ही बढ़ते हैं। तो अगर वहां तक किसी का डाउट है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगले 1 मिनट में जो है हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट जो सेशन किया था उसको मैं एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि क्या क्या सेशन हमने लास्ट किया था। प्रेसिडेंट वाला टॉपिक चल रहा था, भारत के राष्ट्रपति को हम बनाते कैसे हैं, वो सिनेरियो है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो मिलकर के भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते थे और अप्रत्यक्ष, आनुपातिक और एकल हस्तांतरणीय मत के तहत जो है भारत का राष्ट्रपति चुना जाता था। अप्रत्यक्ष इसलिए क्योंकि भारत की जनता का इसमें कोई योगदान होता नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इसलिए क्योंकि इसमें एमएलए और एमपी के जो वोट होते हैं सर वो अलग अलग होते हैं। और अगर कोई भी प्रेसिडेंट 50% पे नहीं पहुंच पाता तो 50% +1 करने के लिए जब वोटों का ट्रांसफर होता है उसी को हम एकल हस्तांतरणीय मत कहते हैं। एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे होती है वो हमने देख लिया। वेरी गुड इवनिंग देवेंद्र जी। जब कोई भी राष्ट्रपति 50% +1 पे आ जाता है तो राष्ट्रपति बन जाता है और राष्ट्रपति बनने के साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में बोला गया कि उसको शपथ दिलाई जाए। और शपथ दिलाने का जो काम होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा होगा। दोनों ही एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, यानी अगर प्रेसिडेंट को दिलाना हो तो ये दिलाएगा और इनको दिलाना हो तो ये दिलाएंगे। जैसे ही शपथ लेते हैं, शपथ लेने के साथ इनका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का हो जाएगा उस दिन से जिस दिन से ये भारत के राष्ट्रपति बनेंगे, ना कि उस दिन से जिस दिन भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस्तीफा, महाभियोग और मृत्यु तीनों ही दशाओं में इसकी रिक्ति हो सकती है। अगर रिक्ति हो गई तो क्या होगा? राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति जाएगा और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाएगा। और हमने पिछले सेशन में देखा था कि कैसे कैसे ये चीजें हो रही थी। अगर इस्तीफा देगा तो किसको देगा? किन किन राष्ट्रपति की मृत्यु पद पे रहते हुए हुई है? और महाभियोग अगर किसी का लगेगा तो संविधान के उल्लंघन होने पे लगेगा और इसके लिए जिस बहुमत का प्रयोग किया जाता है उसे विशेष बहुमत कहते हैं। और विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जो टोटल स्ट्रेंथ होती है हाउस की उसके दो तिहाई से वो बिल पास हो जाता है। तो दोनों ने अगर पास कर दिया तो भारत के राष्ट्रपति को हटा दिया। इसके लिए आप किसी भी सदन में समर्थन ला सकते हैं और 1/4 सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। और अगर 2 तिहाई से पास हो गया तो भारत का राष्ट्रपति हटा दिया जाएगा। तो यहां तक हमने जो अपनी कहानी है वो कर लेते थे, यानी भारत के राष्ट्रपति के आने से जाने का सफर हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम करेंगे वो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पे बात करेंगे। अगर राष्ट्रपति है तो कुछ तो शक्तियां होंगी ही होंगी। डियर सैनी जी, वेरी गुड इवनिंग। शक्तियों में बात करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को है डाउट तो आप अपना डाउट जो है कमेंट सेक्शंस में लिख लें। फिलहाल के लिए भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पे बात कर रहे हैं। सबसे बात करेंगे वो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 पे, आर्टिकल 72। ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति सजा माफी दे सकता है। उसके पास सजा माफी की शक्ति होती है। और यहां सजा माफी की शक्ति कैसे समझाता हूं। बेटा मेरे पास है ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए तो कैसे जाएगा? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएगा, मतलब कोई केस कैसे जाएगा? नमस्कार डियर प्रोमिला जी। सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सबसे पहले केस आया, उसके खिलाफ मतलब मान के चलो कि कोई फैसला आ गया और वो फैसला एक व्यक्ति को मान्य नहीं है तो सर उसके लिए अपील की तो हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट में भी फैसला आ गया सर, उस फैसले के खिलाफ एक बंदा माना नहीं है तो उसने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। और वो फैसला क्या है? अगर उसका जिस व्यक्ति का केस है, अगर कोर्ट उसे ये कह रहा है कि आपको फांसी ही मिलेगी और तीनों ही कोर्ट ने फांसी बोल दिया तो काम खत्म। अब उसके पास तो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। हो सकता है सर उसे फांसी ना दिया जाए, उसको तीनों ही कोर्ट जो है उम्र कैद दे रही है। तो उम्र कैद भी बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब है कि भाई जेल से तो निकलोगे नहीं, तो फांसी और उम्र कैद जैसी अगर सजा किसी को मिलती है तो किसके द्वारा मिली? सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिले। तो बेटा वो जाएगा कहाँ?
सुप्रीम कोर्ट से तो ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सर इन दोनों ही के लिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन बचता है, और वो बचता है भारत का राष्ट्रपति। अब वो भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा और बोलेगा कि देखो भाई मेरी सजा माफ कर दो। क्या दो ही केस में भारत के राष्ट्रपति सजा माफ कर सकता है क्या? सर एक तीसरा केस भी होता है। वो क्या होता है सर? वो होता है कोर्ट मार्शल। ये कोर्ट मार्शल क्या है सर? जो सेना में होते हैं ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो इनमें होते हैं, अगर सेना में रहने लायक अगर कोई काम कर रहा है तो ठीक है। मान के चल लीजिए उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जो सेना में रहने लायक नहीं हो, तो जैसे कि किसी सीनियर की बात किसी जूनियर ने नहीं मानी, ठीक है, और इस चक्कर में उसने किसी की हत्या कर दी, तो सीनियर की बात ना मानने के जुर्म में भी सर उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है। एक फिल्म है शौर्य, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। उस मूवी में यही दिखाया गया है कि एक सीनियर ऑफिसर के खिलाफ एक जूनियर ऑफिसर चला जाता है और उसमें वो अपने सीनियर ऑफिसर को गोली मार देता है। क्यों गोली मार देता है? क्योंकि सीनियर ऑफिसर उसे गलत करने के लिए बोलता है और वो गलत करता नहीं है, और बहसा बहसी में वो अपने सीनियर को गोली मार देता है। ये होती है सर कहानी। तो इसी के ऊपर जो है पूरी की पूरी कोर्ट मार्शल की मूवी बनी हुई है। तो कोर्ट मार्शल में भी अगर किसी को सजा दे दी जाती है, किसी भी सेना के अधिकारी को या किसी भी रैंक के व्यक्ति को, तो वो सर फिर सुप्रीम कोर्ट के सॉरी वो फिर प्रेसिडेंट के सामने वो भी जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी और उम्र कैद दे दी है वो भी, प्लस किसी का कोर्ट मार्शल हुआ है वो भी भारत के राष्ट्रपति के सामने जा करके गुहार लगा सकते हैं कि साहब हमारे साथ गलत हुआ। अब सर आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को सख्ती तो दी गई है सजा माफी की, लेकिन थोड़ा समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति अकेले इस सजा को माफ नहीं करेगा। इसके लिए भारत का राष्ट्रपति किसके पास जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री के पास। इसका मतलब है खेल यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं है। प्रधानमंत्री के पास से ये केस कहाँ जाएगा सर? प्रधानमंत्री के अंडर में जो लोग होते हैं उनके पास जाएगा। वो कौन होते हैं भैया? सर उसको हम लोग कहते हैं मंत्री परिषद। अब समझिएगा इसको, परिषद को गोली मारी है, सबसे पहले जिस शब्द के ऊपर फोकस करना है वो है मंत्री। यानी सर जिसके साथ मंत्री शब्द का इस्तेमाल हो जाए, मैं उसकी बात कह रहा हूं। तो मंत्री के प्रकार कितने होते हैं बच्चे? सर मंत्रियों के प्रकार होते हैं 4। सबसे पहले जो मंत्री होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मंत्री। उससे नीचे जो मंत्री होते हैं उसको हम कहते हैं राज्य मंत्री, और इनके साथ ब्रैकेट में एक शब्द का इस्तेमाल कीजिए जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं। दूसरे टाइप के जो मंत्री होते हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ राज्य मंत्री कहते हैं, और जो तीसरे टाइप के जो मंत्री होते हैं उसे हम लोग उप मंत्री कहते हैं। मतलब सॉरी, चौथे टाइप के जो मंत्री होते हैं उसे उप मंत्री कहते हैं। इन चारों मंत्रियों का जो समूह होता है उन्हीं को हम मंत्री परिषद कहते हैं, और यह मंत्री परिषद होगा, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 में बात की गई है। और जो मैं आर्टिकल बता रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर जो है बीच बीच में इस आर्टिकल को देकर के आपको तंग करने की कोशिश करता है। तो बताइए किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की बात की गई है? अनुच्छेद 74 में। तो बेटा मंत्री परिषद लाया क्यों जाता है? सर मंत्री परिषद को लाने के पीछे का जो उद्देश्य जो है वो है भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, वह सहायता देना। तो सलाह व सहायता के मामले में मंत्री परिषद लाया जाता है। और ये लाता कौन है सर? ये लाता है भारत का प्रधानमंत्री। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है सर? मंत्री परिषद का हेड होता है भारत का प्रधानमंत्री। ये कहानी होती है। अगला सवाल, मंत्री परिषद में मंत्री कितने होते हैं, यानी इनकी संख्या कितनी होती है? तो सर संविधान ने इनकी संख्या को लिमिट किया हुआ है। संविधान ये कहता है कि अगर मंत्री परिषद की बात हो रही है तो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं सर 545, लोकसभा के 545 का 15% से ज्यादा मंत्री परिषद नहीं हो सकती। तो अगर 545 का 15% निकालो तो बेटा लगभग 80 के आसपास हो जाता है। यानी लगभग 80 के आसपास जो सदस्य मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं। और इन मंत्री परिषद का काम ही है राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देना। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 72 बनाया गया है। तो अब राष्ट्रपति के पास सामने फांसी, उम्र कैद या कोर्ट मार्शल से संबंधित अगर कुछ भी आएगा तो राष्ट्रपति तो इसके लिए जाएगा ना मंत्री परिषद के सामने। जी सर, क्योंकि अकेले वो नहीं कर सकता। राष्ट्रपति ने इस लेटर को भेजा प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री ने भेजा मंत्री परिषद को। आप समझिए
जिस मंत्री परिषद को प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए बनाया गया है, दरअसल उस मंत्री परिषद और राष्ट्रपति की जो भी बातें होंगी वो प्रधानमंत्री के थ्रू होंगी। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। अब सर, मंत्री परिषद के पास लेटर आ गया। कौन सा लेटर है? मान के चलो कि किसी की फांसी का है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी है, उसने प्रेसिडेंट को बोला कि साहब मेरी फांसी माफ कर दी जाए। राष्ट्रपति ने कहा चलो देखते हैं भाई, मंत्री परिषद का पास लेटर भेजा। अरे यार ये क्या हुआ, मंत्री परिषद के पास सर लेटर भेजा। मंत्री परिषद का पास सर जब लेटर आया तो मंत्री परिषद ने देखा कि ये मामला क्या है। उसने देखा कि एक व्यक्ति है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी दे दी है। अच्छा, क्यों फांसी दी है? पता चला कि इस व्यक्ति ने अपना दोस्त, एक दोस्त है, उस दोस्त की हत्या कर दी। अच्छा, क्यों हत्या की? हत्या इसलिए की क्योंकि उस दोस्त ने अपने दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और उस दोस्त ने उसकी बहन, मतलब जिसकी हत्या हुई है, जिसने उसकी हत्या की है, जिस दोस्त ने उसकी हत्या की है, उसकी हत्या इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपनी इस दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया और उसकी बहन के साथ रेप किया। इसके लिए उस व्यक्ति ने अपने दोस्त को काफी बुरा भला किया और वो दोस्त थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति का, तो इसके लिए उसने अपने दोस्त को खूब मारा पीटा भी, और पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। दोस्त जो है मार्शल आर्ट करता था, तो इस बंदे ने, जिसकी बहन का रेप हुआ है, उसने भी मार्शल आर्ट सीखा और उसने समझ लिया कि भाई मैं तो इसको रिंग में ही मारूंगा। और उस दोस्त ने सर एक टाइम ऐसा आया, मार्शल आर्ट बहुत अच्छा सीखा और अपने दोस्त को रिंग में ही मार दिया। बहाना ये लगा कि इसने स्पोर्ट्स में मारा, क्योंकि खेल में ये हो सकता है, खेल में इंटेंशनली नहीं मारा लेकिन गलती से मर गया। जैसे कि अगर आपको याद हो तो एक ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक बॉलर था, मैं थोड़ा सा आजकल मेरी क्रिकेट काफी ज्यादा डाउन है, ऑस्ट्रेलिया के किसी क्रिकेटर ने बॉल फेंकी थी और किसी क्रिकेटर को चोट लग गई थी और उसकी डेथ हो गई थी, अगर आपने ये सुना हो तो क्या इसके लिए उस व्यक्ति को सजा दी गई थी? नहीं सर, खेल था और खेल में तो ये हो जाता है, हुए भी है। WWE देख लीजिए, वहां तो किस तरह से मारपीट होती है, तो इसी तरीके से सर खेल का बहाना लेकर के उसको मारा गया। और सर क्योंकि वो, उसका रसूख अच्छा था और लोगों के साथ कनेक्टिविटी अच्छी थी, तो सबको था कि इसने तो जानबूझ के मारा है। सर इसके लिए केस हुआ। केस हुआ तो सर कोर्ट ने फांसी दे दी, और फांसी दे दी तो उसने फिर अपील की कि भैया मेरी फांसी जो है वो जायज नहीं है, और राष्ट्रपति ने फिर इसको मंत्रिपरिषद को भेजा और मंत्रिपरिषद ने कह दिया कि यार बिल्कुल सही बात है, स्पोर्ट्स था, स्पोर्ट्स में चाहे इंटेंशनली ही क्यों ना हो, बट स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, और मार दिया। ऐसा तो है नहीं कि चक्कू छुरी से मारा है, मारा तो मार्शल आर्ट से ही है, मर गया, किसी से पे लग गया और उसको छोड़ दिया गया। तो सर ये जो आपने कहानी सुनाई है, ये कहानी खुद से बनाई है क्या? नहीं, दरअसल ये कहानी एक फिल्म है, एक फिल्म है अजय देवगन की, जिसका नाम है जिगर। करिश्मा कपूर उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस दोस्त को मारा गया ये उसी की बहन है। शादी करना, रेप करना दोनों अलग अलग चीजें होती है, तो ये दोनों पसंद करते हैं इसलिए है, लेकिन जो इसका दोस्त है, जो महाभारत में अर्जुन बना था, मैं उसी की बात कह रहा हूँ, वही इसमें दोस्त है। इस दोस्त ने ऐसा किया था, तो फिल्म में दिखाया गया है एक दोस्त ने गलत किया अपने दोस्त के साथ, फिर उसने उसकी हत्या कर दी थी रिंग में के अंदर ही, और फिर उसको फांसी दे दी गई थी और उसने अपील की थी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने फिर उसकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया था और उसे फांसी की सजा से मुक्त कर दिया था। दरअसल ये जिगर मूवी में, और मैंने जो कहानी बताई है वो उस फिल्म की बताई है। तो सजा माफ अगर राष्ट्रपति करना चाहे तो कर सकता है। कैसे किया? मंत्रिपरिषद ने देखा कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से दिक्कतें हुई, और मंत्रिपरिषद को लगा कि यार बहुत ही वैलिड सर्कमस्टांसेस थे, ऐसा हो सकता है, तो मंत्रिपरिषद ने कहा ठीक है यार, उसको माफ करो, उसको घर जाने दो। मंत्रिपरिषद ने डिसीजन किसको दिया? प्राइम मिनिस्टर को दिया। प्राइम मिनिस्टर ने यह डिसीजन किसको सुनाया? राष्ट्रपति को सुनाया। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए मजबूर है क्या? हाँ सर, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बात मानना भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, यानी जो उन्होंने बोला है वही राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि फांसी की सजा माफ हो तो होगी, इन्होंने कहा कि उम्र कैद की सजा माफ हो तो होगी, उन्होंने कहा कोर्ट मार्शल की माफ होनी चाहिए तो होगी। ये है कहानी। कहानी यहां तक क्लियर हुई? इसके अलावा ये जो मंत्रिपरिषद है सर, इस मंत्रिपरिषद से दो तरह के सवाल किए जाते हैं। पहला, ये जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? और यही मंत्रिपरिषद
व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दो तरह के क्वेश्चन है, तो इसमें आप आंसर करेंगे। अगर ये सवाल आ जाए कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, तो आंसर करना बेटा लोकसभा। और यही मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति आंसरेबल होंगे, तो आप कहना राष्ट्रपति। तो व्यक्तिगत रूप से ये लोग राष्ट्रपति को लेकर के उत्तरदायी होते हैं और सामूहिक रूप से ये लोकसभा को लेकर के उत्तरदायी होते हैं। तो ये है बेटा किसी की सजा माफ करने का तरीका। तो हमने यहाँ पर जो आर्टिकल पढ़े हैं वो आर्टिकल 72 पढ़ा और ये आर्टिकल 74 पढ़ा है। अब आप ये कह सकते हैं सर एक जगह सवाल आया कि जो मंत्रिपरिषद है ये लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। सर ये कहाँ लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकती? तो फिर आप आंसर करेंगे सर भारत के संविधान में 91 यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था। 91वां संविधान संशोधन 2003 हुआ था सर, जिसमें हम लोकसभा के सदस्यों का 15% से ज्यादा सदस्य मंत्रिपरिषद में नहीं ले सकते। और यही मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेही होगी वो हमने लिखा। सर ये सामूहिक रूप से क्या है थोड़ा बताएंगे? अरे लोक मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हैं? मान के चलो मंत्रिपरिषद में 60 सदस्य हैं, तो 60 के 60 सदस्य एक व्यक्ति को लेकर के या एक हाउस को लेकर के रेस्पॉन्सिबल है। किसको लेकर के रेस्पॉन्सिबल है 60 के 60? सर लोकसभा के। कल को अगर लोकसभा ये पूछ ले इस मंत्रिपरिषद से कि तुमने उसकी जो सजा माफ की है क्यों की है, तो फिर ये सारे मंत्रिपरिषद को लोकसभा के सामने पेश होना होगा। लेकिन अगर कल को व्यक्तिगत रूप से किसी की जिम्मेदारी को देखना होगा कि भाई तेरी इसमें क्या मजबूरी थी, तो सर जब किसी एक व्यक्ति से हम पूछेंगे तो इसके लिए भारत का राष्ट्रपति को वो जवाबदेह होगा। तो यानी इंडिविजुअली वो रिस्पॉन्सिबल है प्रेसिडेंट को लेकर के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है वो लोकसभा को लेकर के। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो अब पढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है सर? मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा लोकतंत्र है ये कितने स्तंभों पे टिका हुआ है? भाई भारत कितने स्तंभों को, भारत के लोकतंत्र को कितने स्तंभों ने सजा के रखा हुआ है? तो आप कहेंगे कि सर हम लोग है ना 3 तरह के स्तंभ पढ़ते हैं लोकतंत्र के। एक होती है कार्यपालिका, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें तो ज्यादा ठीक है। एक होती है सर कार्यपालिका, जिसको आप लोग एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं। एक होती है सर विधायिका, जिसे हम लोग लेजिस्लेटिव भी बोल देते हैं। और सर एक होती है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी भी बोल देते हैं। तीनों का काम क्या क्या है समझिए। ये लोकतंत्र के तीनों स्तंभ हैं। सर कई बार क्या होता है कि ऐसा सवाल आता है कि बताइए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है, और ये चौथा स्तंभ संविधान में नहीं है, लेकिन एक बार के लिए मान लेते हैं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो स्ट्रांग ही किस वजह से हुआ है। पहला कारण आप ये दे सकते हैं कि लोकतंत्र का स्तंभ जो चौथा स्तंभ माना जाता है, चौथा, वो सर मीडिया को माना जाता है। और लोकतंत्र का आजकल 5वां स्तंभ भी आ गया है, और सर इसे सोशल नेटवर्क को माना जाता है। सोशल नेटवर्क ये आजकल 5वां स्तंभ माना जाने लग गया। तो दो तो सर संविधान से थोड़े अलग होते हैं,
पर जो संवैधानिक होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये एग्जीक्यूटिव है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ ई एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का एल है और जुडिशरी का जे है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन न्यायपालिका इंटरकनेक्टेड नहीं है। न्यायपालिका थोड़ी सी अलग है। अलग है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका स्वतंत्र है और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं सर, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ भाई बिल्कुल बताएंगे। देखो, विधायिका का मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को जोड़ दो तो विधायिका बन गई। और लोकसभा राज्यसभा में बेटा कौन होते हैं सर? लोकसभा राज्यसभा में जो जाते हैं उसको हम लोग सांसद बोलते हैं या फिर उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी एमपी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो विधायिका है ये सारी की सारी बेटा विधायिका है हमारी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा को जोड़ करके हमने विधायिका बना ली। लेकिन सर इन्हीं विधायिका में से, वेरी गुड इवनिंग डियर सोनू कुमार, सर इसी विधायिका में से हम क्या करेंगे, इन्हीं सांसदों में से क्या करेंगे, अब जैसे कि यहाँ बहुत सारे सांसद होते हैं, इन्हीं सांसदों में से कुछ खास खास सांसदों को उठा लेंगे और इन खास सांसदों में से हम कुछ लोगों को मंत्री बना देंगे सर। ठीक है। अब इन सब के साथ एक शब्द का इस्तेमाल होगा, वो है मंत्री। बाकियों के साथ क्या इस्तेमाल होगा? बाकियों के साथ, सब के साथ सर ये लोकसभा है और सर नीचे राज्यसभा है। इस राज्यसभा और इस लोकसभा, कुछ लोग राज्यसभा से उठा लिए गए सर, कुछ लोग लोकसभा से उठा लिए गए, इनको जोड़ करके हम लोगों ने क्या बना दिया, इन सबको जोड़ करके हम लोगों ने बना दिया मंत्री। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री के नीचे आते हैं सर कैबिनेट मंत्री, जैसे कैबिनेट के नीचे आते हैं सर राज्य मंत्री, जैसे राज्य के नीचे आते हैं सर उप मंत्री। यानी जिनके साथ मंत्री शब्द का इस्तेमाल हो जाए सर, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कार्यपालिका हो जाएगी। बाकी जो बच गए वो सब विधायिका है। यानी जितने भी सांसद हैं जिनके साथ एमपी या सांसद शब्द का इस्तेमाल है वो सब विधायिका है, और जिनके साथ मंत्री शब्द का इस्तेमाल हो गया वो कार्यपालिका है। तो इसका मतलब कार्यपालिका निकली कहां से है सर? कार्यपालिका निकली है विधायिका से ही। सबसे पहले वो आएंगे, उनमें से चुन करके वो आगे बढ़ेंगे, मतलब मंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे मतलब कार्यपालिका बनेगी। कहानी समझ में आ गई? तो ये कार्यपालिका है, बाकी जो बच गए वो सब विधायिका है। सर काम क्या होता है? सबसे पहला, खेल तो सारा इस देश में कानून का है, तो अगर उस कानून को बनाना हो तो सर बनाया जाएगा विधायिका के स्तर पे, ठीक है। बनने के बाद उस कानून को अगर इस पूरे देश में लागू करना है तो लागू करने का काम जो होगा सर वो कार्यपालिका का होगा, ठीक है। कानून लागू हो गया, लेकिन बेटा वो कानून सही है कि गलत है? कहीं कानून ऐसा तो नहीं जो आपका और मेरा अधिकार छीन रही है? तो सर वो कानून की फिर जांच करने का काम जो होगा, कानून की सर जांच करने का काम जो होगा वो न्यायपालिका का होगा। अगर इस जांच में ये मिलता है कि वो कानून सही है तो सही है, और जांच में अगर लगता है कि कानून गलत है तो हो सकता है सर उस कानून को रद्द भी कर दिया जाए। तो क्या कानून सर जो विधायिका के स्तर पे बनाया जाएगा, क्या उसको न्यायपालिका के स्तर पे रद्द किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बाकायदा वो कानून तर्कसंगत होना चाहिए। अगर तार्किक नहीं हुआ, अतर्क हुआ, अतार्किक हुआ, रैशनल नहीं हुआ, इरेशनल हुआ, तो सर उस कानून को रद्द किया जा सकता है। समझिए इस बात को। तो ठीक है सर, तो हम समझ में आ गया कि भाई लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, सबका अपना अपना काम है। एक का काम कानून का बनाना है, एक का काम लागू करना है, एक का काम जांच करना है। जांच में कानून सही है तो सही है, कानून गलत है तो रद्द किया जा सकता है। किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। इसका मतलब न्यायपालिका बहुत पावरफुल है सर। बिल्कुल बेटा, न्यायपालिका बहुत पावरफुल है। चलिए सर आगे बढ़िए। सवाल ये आता है कि बताइए विधायिका का हेड कौन होता है? सर विधायिका का हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ओके। कार्यपालिका का हेड कौन होता है सर? कार्यपालिका का हेड तो सर भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट। ओके। न्यायपालिका का हेड कौन होता है सर? न्यायपालिका का हेड तो सर हमने सुना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, देखिए तीनों के अपने अपने वो है, हेड है। ओके सर, तब क्या हो
जब ये तीनों ही शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास हो तो, यानी न्यायपालिका प्लस विधायिका प्लस कार्यपालिका, अगर तीनों ही शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास आ गई तो बेटा ये क्या हो गया सर? इसी को तो कहते हैं हम लोग तानाशाही। ये तीनों ही शक्ति अगर किसी एक व्यक्ति के पास हो गई तो सर तानाशाही होगी कि नहीं होगी? आया ना? हाँ, तो बेटा मुझे तानाशाही लाना है क्या देश में? अरे नहीं सर। तो बेटा जब तानाशाही इस देश में लाना ही नहीं है तो मुझे फिर तीनों शक्तियां अलग अलग करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हाँ सर। लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? आपने लिखा विधायिका का हेड कौन है? पीएम। लेकिन हमने सुना है कि कार्यपालिका का वास्तविक, अब देखिए कार्यपालिका प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन है? मतलब राष्ट्रपति वही करेगा जो पीएम बोलने के लिए कहेगा। तो वास्तविक कार्यपालिका तो फिर सर प्रेसिडेंट थोड़ी होगा, वास्तविक कार्यपालिका तो सर पीएम हो जाएगा। फिर तो कार्यपालिका हेड प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका हेड पीएम ही होता है। तो जो जीजा जी कहेंगे वही होगा सर यहाँ पे, यानी जो पीएम कहेगा वही होएगा। तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकता। फिर अब सर, फिर अब बेटा इसका मतलब सर विधायिका और कार्यपालिका जो है ये तो किसी एक व्यक्ति के अंडर में है। इसका मतलब है कि अगर न्यायपालिका में भी अगर प्रधानमंत्री की अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी तो बेटा इसमें इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है कि तुम्हारे देश में तानाशाही आ गई। इसलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा कि किसी भी कार्यपालिका और विधायिका का वो इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें। समझ में आएगी कहानी? आजकल जो भारत में चल रहा है कि भाई न्यायपालिका में जो जज होते हैं उनकी नियुक्तियों में सरकार भी अपना योगदान देना चाहती है। तो आप बताइए सरकार का योगदान सही होगा कि गलत होगा? खुद सोचिए। सरकार का आना मतलब सरकार अगर न्यायपालिका में घुस गई तो सर दोनों में तो है ही उसके अपनी पैंठ। इसमें सरकार का घुसना मतलब तानाशाही की तरफ भारत का जाना हो जाएगा सर। यानी कोई भी फैसला फिर राज्य के खिलाफ तो आएगा ही नहीं, सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला तो आएगा नहीं, सारे फैसले तो सर राज्य के फेवर में जाएंगे। इसलिए तो न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया। ये है सर कहानी सारी की सारी। बढ़िया आगे। यही वजह है कि जितने भी प्रधानमंत्री और खासकर जो क्रांतिकारी प्रधानमंत्री होते ना वो न्यायपालिका पे अटैक करते। इंदिरा गांधी ने भी न्यायपालिका पे अटैक किया था और मोदी जी ने भी न्यायपालिका पे अटैक किया था और कर रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, तो अब क्या होगा सर? इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? न्यायपालिका तो इंडिपेंडेंट दूंगा काम समझ में, इन दोनों में पावरफुल कौन है? आप कहेंगे सर जहां मंत्री आ जाएंगे वो तो सर ऑटोमेटिकली पावरफुल हो गए ना। अरे नहीं बेटा नहीं, जहां मंत्री आ गए वो ऑटोमेटिकली पावरफुल नहीं होते। अब समझिए, इस देश में कोई भी कानून की बिगिनिंग जो होती है वो सरकार के स्तर पे होती है। सरकार पे स्तर पे होना मतलब मंत्री के स्तर पे होना। तो मंत्री कोई भी चीज लेकर के आएगी, अगर उसे इस देश में परमानेंट करना है तो उसको किसकी सलाह लेनी होगी बेटा? समझो इस बात को। अगर भारत के अंदर कोई कानून बनाना है उसकी शुरुआत सरकार के स्तर पे होती है। सरकार के स्तर पे का मतलब होता है कि मंत्री के स्तर पे होती है। मंत्री उस चीज को मोल्ड करता है कि भाई कानून में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और कानून बनाने की कोशिश करता है। अब सोचिए कि सांसदों में और मंत्री में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो आप कहेंगे सर मंत्री ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर मंत्री अपने लेवल पे कानून नहीं बना सकता? नहीं सर, क्योंकि भारत के संविधान में क्या बोला गया है? कार्यपालिका विधायिका को लेकर क्या होगी? रेस्पॉन्सिबल। एग्जीक्यूटिव shall be responsible to the legislative। कार्यपालिका जो होगी वो विधायिका को लेकर के क्या होगी बच्चे? रेस्पॉन्सिबल होगी। एग्जीक्यूटिव शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव। मतलब कार्यपालिका की कोई भी चीज परमानेंट तब तक नहीं होगी जब तक कि लेजिस्लेटिव अप्रूवल ना मिले। मतलब सर, मतलब समझाता हूं। कृषि मंत्री इस देश में कानून लेकर के आना चाहते हैं कि भैया हम किसानों की जो आय है वो डबल कर देंगे। ठीक है सर, ये तो कृषि मंत्री की सोच है। अब कृषि मंत्री ने कानून के लिए, कानून में क्या क्या चीजें होंगी उसके लिए उसने ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि भाई ये हमारे मसौदा है, इस मसौदे में है ना हम है ना अपने कानून में ये चीज लेके आएंगे। तो क्या उसके कहने भर से कानून बन जाएगा? नहीं सर, ये जो सांसद बैठे हैं ना, फिर इस कानून को उनको कहाँ लेके आना पड़ेगा? लोकसभा और राज्यसभा में। सर लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन करेगा और इस तरीके से कानून बनेगा।
समझ में आ गई कहानी। तो कार्यपालिका अपने स्तर पे कुछ भी लेकर के आए कि वो टेम्परेरी होगा, परमानेंट करना है इस देश में तो विधायिका की परमिशन लेनी आपको जरूरी है। तो इसीलिए बोला जाता है एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। कहानी खत्म। नहीं सर, कहानी खत्म नहीं हुई, अब आ जाइए इस कार्यपालिका पे। कार्यपालिका सर दो किस्म की होती है। एक कार्यपालिका, एक कार्यपालिका, एक कार्यपालिका होती है जिसे हम लोग सर स्थायी कार्यपालिका यानी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं, और एक कार्यपालिका वो होती है जिसे हम लोग अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं यानी टेम्पररी एग्जीक्यूटिव्स होती है। अब कौन कौन से टेम्पररी होते हैं सर, आपने जो बताया ना, ये जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे अस्थायी है। अस्थायी क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद तो सर ये लोग चले जाएंगे, 5 साल के बाद हो सकता है कोई नया आ जाए इनकी जगह। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो इसलिए अस्थायी। स्थायी कौन होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं सर सचिव, जिनके साथ हिंदी में सचिव यूज हो जाए, इंग्लिश में सेक्रेटरी यूज हो जाए, वही होते हैं स्थायी कार्यपालिका। और सर इनमें सचिव कौन होते हैं? ज्यादातर वो होते हैं बेटा जो आईएएस होते हैं, यानी सिविल सर्वेंट होते हैं, यानी लोक सेवक होते हैं। तो जो सर सिविल सर्वेंट होते हैं वही, उन्हीं को हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं, उन्हीं को हम सचिव बोलते हैं, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। तो आईएएस वाईएएस जो लोग होते हैं सर वो सेक्रेटरी होते हैं। क्लियर यहां तक की कहानी? जी सर। तो अब एक बात बताइए, भारत में जितने भी कानून बनते हैं वो किसकी नजरों के बिना नहीं बनते हैं? मतलब अब जैसे कृषि मंत्रालय ने अगर कोई कानून बनाना है, उस कानून को बनाने के लिए उसने जो मसौदा तैयार किया, उस मसौदा को तैयार करने की उस लिए उसकी हेल्प किसने की है? सर कृषि मंत्रालय से संबंधित एक सचिव होगा जिसको कृषि की नॉलेज होगी, और वही सबसे पहले मसौदा बना करके कृषि मंत्रालय के मंत्री को देगा, और फिर वो मंत्री उसे कानून बनाने की बात करेगा। यानी इस देश में कुछ भी हो रहा है वो सचिव के बिना कुछ नहीं हो रहा, जिसे आप लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं ना, नौकरशाह। असली में नौकरशाही ये है, ये परमानेंट है बेटा, टेम्पररी है, ये परमानेंट है। अगर इस देश में कोई भी कानून लाया गया है, इस देश में केंद्र के स्तर पे कुछ भी होता है, तो आप समझ लीजिए सबसे पहले वो सचिव के स्तर से गुजरती है। अगर इस देश में नीति आयोग आया है तो सचिवों ने लाने की बात कही होगी मोदी को। अगर इस देश में नोटबंदी की बात हुई है तो इसका मतलब है कि सचिव ने बोला होगा उसे ऐसा करने के लिए। अगर इस देश में 370 को खत्म करने की बात हुई है तो सचिव से बिना बात किए हुए मोदी जी ने फैसला नहीं लिया होगा, गृह मंत्रालय में फैसला नहीं होगा। यानी सचिवों का बहुत बड़ा रोल है। और सचिव कौन होते हैं? आईएएस। यही वजह है कि भारत में सबसे कठिन परीक्षा आईएएस को होती है, क्योंकि असली में इस देश को कौन चलाता है? असली में इस देश को सचिव चलाते हैं, सचिवालय चलाता है, ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस चलाते हैं। असली में इस देश को ये चलाते हैं। इसी वजह से भारत में सबसे कठिन परीक्षा हो जाती है हमारी इन्हीं की। यहाँ तक की कहानी खत्म हुई। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी तरह की दिक्कत, समस्या, दुख, दर्द तो बताइएगा। ना ना, एक और होगा।
अरे सभी जिंदा हैं, चले गए? जिंदा तो है। चलो सर, ये खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 123। भारत के राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 में शक्ति है जिसे हम कहते हैं अध्यादेश निकालने की शक्ति। सर, अध्यादेश निकालने की शक्ति क्या होती है, समझिएगा। सबसे पहले, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका विधायिका को लेकर के उत्तरदायी होगी। ये बात ध्यान रख लीजिए, ध्यान नहीं रखना है, बकायदा ये लिख करके रखना है। ये ध्यान ही नहीं रखना है, बकायदा इसे लिख के रखना है। ये इतना इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। बढ़ो आगे। अध्यादेश क्या होता है सर, मैं समझाता हूं। बेटा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस देश में कानून बनते कैसे हैं। सर, कानून बनाने के लिए मुझे लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों ही सदनों में इस बिल को लेकर के आना पड़ेगा। दोनों ही सदनों से पास हो गया तो फिर ये बिल कहां जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों ही सदनों ने पास कर दिया, दोनों ही सदनों ने पास कर दिया, फिर सर ये बिल जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। ठीक है। कानून बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज लेकर के आनी पड़ती है उसी को मैं विधेयक कहता हूं। जैसे आप लोग कानून बनाना चाहते हैं, भाई पॉइंट तो लिखे होंगे ना अपने कागज पे, तो जो पॉइंट है वो विधेयक है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति ने अगर उस पर साइन कर दिए तो आपका यही विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। और अधिनियम का मतलब यही होता है कि अब इस पूरे देश में लागू हो सकता है, तो इसी को आप लोग कानून कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, सर लोकसभा के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास जब भी कोई बिल जाएगा हमेशा लोकसभा के पास से ही जाएगा। ये ध्यान रख लीजिएगा, कभी भी राज्यसभा राष्ट्रपति को बिल नहीं भेजती है प्रेसिडेंट को, हमेशा लोकसभा के थ्रू ही जाएगा। ठीक है। बढ़ो आगे। क्या भारत का राष्ट्रपति इस पे साइन करेगा ही करेगा क्या? नहीं सर, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। भारत का राष्ट्रपति चाहे तो इस पे अपने साइन करने से मना भी कर सकता है। इसी को हम कहते हैं भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। भारत के राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है तीन। पहली शक्ति जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण वीटो। पूर्ण का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से खारिज है, भाई मैं इसे कानून बनाना ही नहीं चाहता, मैं इसे पास ही नहीं करना चाहता, इसलिए पूर्ण वीटो। दूसरा वीटो होता है सर जिसे हम कहते हैं जेबी वीटो, यानी जेब में रख लेना। यानी राष्ट्रपति ने ना तो ये कहा कि मैं इसे पास करूंगा, ना ये कहा कि मैं इसे रिजेक्ट करूंगा। पूर्ण में तो उसने बोल दिया कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। सेकंड में वो कह रहा है कि ना तो मैं पास कर रहा हूं ना मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। और सर वो कितने दिनों के लिए अपने पास रख सकता है? देखिए, कोई टाइम फ्रेम तो होता नहीं है कि भाई इस कानून को आपके पास इतने पास रखना पड़ेगा। इसलिए जेबी वीटो में इन्फिनिटी टाइम तक भारत का राष्ट्रपति जा सकता है। जेबी वीटो में भारत का राष्ट्रपति इन्फिनिटी टाइम तक जा सकता है, यानी जब चाहे तब तक वो इसे वीटो लगाए रख सकता है। और तीसरी जो वीटो होती है सर उसे हम कहते हैं निलंबनकारी। इसका मतलब होता है कि अगर भारत के राष्ट्रपति को लगा कि भाई कोई ऐसा पॉइंट है कानून में जो मुझे लगता है कि दोबारा क्रॉस चेक कराना चाहिए, तो उसके लिए वो उस बिल को वापस भेज देगा लोकसभा के सामने। तो जो वापस भेजा है इसी को हम कहते हैं निलंबनकारी वीटो। तो राष्ट्रपति और लोकसभा में ज्यादा शक्तिशाली कौन है सर? लोकसभा। तो बेटा इसका मतलब है कि लोकसभा भारत के राष्ट्रपति की बात माने या ना माने वो उसकी मर्जी होती है, यानी या तो उसे ठीक करे या ना ठीक करे, वो लोकसभा की मर्जी है। जब लोकसभा ने वापस भेजा राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति को अब इस बिल पे साइन करने ही पड़ेंगे। ठीक है। सर वीटो कभी लगा है क्या? पूर्ण वीटो लगा है कभी? पहला, हाँ सर पूर्ण वीटो लगा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगाया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूर्ण वीटो लगाया। दूसरा, क्या पूर्ण वीटो लगाया? हाँ सर, पूर्ण वीटो लगाया किसने? 1991 में आर वेंकट रमन ने लगाया सर। अच्छा, जेबी वीटो लगा है कभी? हाँ सर, जेबी वीटो भी लगा है, ये लगाया है ज्ञानी जैल सिंह ने। निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल हुआ है कभी? हाँ सर बिल्कुल हुआ है, 2002 के आसपास हुआ है। ये हमारे प्रिय डॉक्टर ए पी जे
अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं सर, उन्होंने ये निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल किया। नमस्कार गुरुजी, कुलदीप बहल। तो 3 तरह के वीटो समय समय पे इस्तेमाल हुए हैं, 2 बार पूर्ण वीटो, 1 बार JB और 1 बार निलंबनकारी, यानी टोटल 4 बार वीटो का इस्तेमाल हुआ है। वीटो का मतलब ही होता है किसी चीज पर अपनी सहमति देने से रोकना या विचार करना। अगर सब कुछ ठीक है तो कर देंगे, नहीं है तो भाई नहीं करेंगे, वो वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते। सर कानून कब बनेगा? कानून बनेगा जब इन तीनों से गुजर चुका होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो सर क्या ये पॉसिबल है कि राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई कानून बना दे? मैंने क्या बताया था आपको पिछले सेशन में कि अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये लोग अपने लेवल पे कोई कानून बनाना चाहे तो पॉसिबल है, बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लेवल पे कुछ भी बनाएंगे तो वो होगा अस्थाई, और अगर आप इसे स्थायी करना चाहेंगे तो फिर किनके पास आना पड़ेगा? फिर आपको आना पड़ेगा विधायिका के पास, और विधायिका ने अगर हाँ कर दिया तभी आपका कानून परमानेंट होगा। तो इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। समझ में आ गई कहानी? तो राष्ट्रपति अपने लेवल पे कानून बना सकता है? हाँ सर, बिल्कुल बना सकता है। तो बनाइए फिर। सर राष्ट्रपति ने आज कोई कानून बनाना चाहे तो राष्ट्रपति बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है सर। आज तारीख है बेटा 10 जनवरी, 10th of जनवरी। आज भारत के राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? कानून बना दिया। कानून बनाना मतलब अध्यादेश लाना। जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति मिली हुई होती है कि अगर उसे लगे कि कोई कानून बनाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा क्यों सर? उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि कानून बनाना अनिवार्य होगा, मैं बनाऊंगा? ऐसा तब होगा जब लोकसभा और राज्यसभा काम ना कर रही हो। तो सर लोकसभा राज्यसभा काम कब करती है? बेटा ये सत्रों में काम करती है, सेशंस में काम करती है। तो अगर कोई सेशन नहीं चल रहा तो इसका मतलब कोई कानून भी परमानेंट नहीं हो पाएगा, और जब कोई कानून परमानेंट नहीं हो पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, भारत का राष्ट्रपति कुछ समय के लिए अपनी तरफ से उस कानून को बना देगा। ठीक है, दोबारा समझिएगा। लोकसभा राज्यसभा कब काम करते हैं? सर लोकसभा राज्यसभा 2 टाइम पे काम करते हैं। लोकसभा राज्यसभा काम करते हैं सर तब जब सत्र चल रहा होता है। बोलो हाँ या ना? सत्र जिसे आप लोग इंग्लिश में सेशंस भी बोलते हैं। कितने तरह के सेशंस होते हैं सर? सर 3 तरह के सेशंस होते हैं, एक बजट होता है, एक मानसून होता है, एक विंटर होता है। बोलो हाँ या ना? कौन सा सेशन होता है? बजट होता है, मानसून होता है, विंटर होता है। अब समझिएगा, अगर बजट सत्र आज खत्म हो गया तो मानसून सेशन को कितने दिनों के अंदर अंदर आ जाना होगा? मानसून सेशन अगर आज खत्म हो गया तो विंटर को कितने दिनों के अंदर अंदर आ जाना होगा? और विंटर अगर आज खत्म हो गया है तो बजट को कितने दिनों के अंदर अंदर आ जाना होगा? तो सर 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा, 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता। अगर आज एक सत्र खत्म हो गया तो अगले सेशन को 6 महीनों के अंदर अंदर बेटा आ जाना होगा, ये थोड़ा समझना। ठीक है, चलो बढ़ो आगे। ये 6 महीने का कंसेप्ट समझ में आ गया तो भारत के राष्ट्रपति ने सर 10 जनवरी को अध्यादेश लागू कर दिया, यानी कानून बना दिया उसने अपनी तरफ से। और अपनी तरफ से कानून बनाया मतलब कार्यपालिका ने अपनी तरफ से कानून बनाया, यानी परमानेंट नहीं होगा सर अभी ये। और लोकसभा राज्यसभा का क्या मतलब है सर? उसका मतलब होता है विधायिका, तो विधायिका ने भी साइन नहीं किया है। अब मुझे ये बताओ, अगर 10 जनवरी को कानून बना दिया, क्यों बनाया सर? क्योंकि आज कोई सत्र नहीं चल रहा। अब आप ये बताओ कि सत्र कम से कम कितने दिनों के अंदर आ जाना चाहिए? अब अगर आज सत्र नहीं है तो सत्र कितने दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा मिनिमम? आपको बताना है कि कम से कम कितने दिनों के अंदर सत्र आ जाए। आप कहोगे सर मिनिमम से मिनिमम में तो मैं यही कहूंगा कि 11 जनवरी को सत्र आ जाएगा, यानी कल ही सत्र आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी 11 जनवरी को सत्र की शुरुआत हो गई। और बेटा संविधान ये कहता है कि जो अध्यादेश होता है, इस अध्यादेश की उल्टी गिनती कब से शुरू होती है? इस अध्यादेश की उल्टी गिनती शुरू होती है सत्र के शुरू होने के, यानी जिस दिन सत्र शुरू होगा वो उसका पहला दिन होगा, फर्स्ट डे। और अगर इसको ना छेड़ा गया तो पहले दिन से ये कितने दिन के लिए चलेगा सर? ये 6 हफ्ते के लिए चलेगा, और 6 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। कोई इसे खत्म करे ना करे, लेकिन 6 हफ्ते के बाद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? भाई भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया सर, कानून बनाया सर,
परमानेंट करना है सर। परमानेंट करने के लिए कौन रोल प्ले करेगा? लोकसभा राज्यसभा। वो कब आएंगे? सत्रों में। सत्र कब कब होगा? बजट, मानसून, विंटर कभी भी हो जाएगा सर। यानी चाहे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में हो, चाहे जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो, चाहे नवंबर, दिसंबर में हो, जब भी सेशन आएगा उस समय ही कानून परमानेंट होते हैं। अब सेशन आ गया, अब हो सकता है कि सेशन आने पे उस पे किसी तरह का एक्शन लिया ही ना जाए, ना तो उसे पास किया जाए ना उसे रिजेक्ट किया जाए। तो सर अगर उसे ना छेड़ा गया तो फिर 6 हफ्ते के बाद खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यूनतम कितना चल सकता है? 6 हफ्ते सर। और अधिकतम, अब आ जाओ सर, मान के चलिए कि 9 जनवरी को सत्र खत्म हो गया, ठीक है, और अगले सत्र आने में कितने दिन का मैक्सिमम समय हो सकता है? सर 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, मतलब 6 महीने हो सकता है। तो बेटा 10 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति ने कानून बनाया, तो सत्र खत्म हो गया था 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी में 6 महीने जोड़ना, 6 महीने जोड़ना, तो सर जनवरी है ना, 6 महीने यानी जुलाई, तो यानी 8 जुलाई, यानी सत्र कितने दिनों के अंदर आ जाएगा? 6 महीने के अंदर। क्या 6 महीने हो सकते हैं? हाँ। तो 6 महीने कब हो रहे हैं सर? 8 जुलाई को 6 महीने हो रहे हैं। तो मान के चलिए 8 जुलाई तक सत्र आया ही नहीं, और फिर 8 जुलाई को सत्र आया। 8 जुलाई को सत्र आया मतलब सत्र का शुरू होने के पहले दिन से ये और कितने दिन तक चलेगा? सर फर्स्ट डे से 6 हफ्ते के लिए और चल सकता है, अगर इसे ना छेड़ा जाए तो बताइए अधिकतम कितना चल गया? सर 10 जनवरी को अगर भारत के राष्ट्रपति ने अध्यादेश लगाया तो यहां से लेके यहां तक तो 6 महीने चला ही चला, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती कब शुरू होती है? सत्र के शुरू होने से। सत्र तो अभी तक शुरू हुआ ही नहीं। सत्र शुरू होगा कब? मान के चलिए सर 8 जुलाई को हुआ, यानी पूरे 6 महीने में। 6 महीने में हुआ तो पहले दिन से फिर वो कितने दिन के लिए और चलेगा? 6 हफ्ते की और, तो यानी 6 महीने ऑलरेडी चल चुका था, 6 हफ्ते और, तो इसका मतलब 6 मंथ 6 वीक्स अधिकतम चल सकता है, ठीक है। और क्या सर 6 महीने 6 हफ्ते को मैं 7 महीने 2 हफ्ते भी लिख सकता हूं क्या? क्योंकि 6 हफ्ते का मतलब क्या होता है? इस 6 हफ्ते का मतलब सर 1.5 महीना, तो 1.5 महीना जोड़ दोगे तो 7 महीने 2 हफ्ते नहीं आ जाएंगे? तो यानी एक अध्यादेश भारत के राष्ट्रपति का न्यूनतम चलेगा 6 महीने, सॉरी 6 हफ्ते, और अधिकतम चलेगा 6 महीने 6 हफ्ते, या फिर 7 महीने 2 हफ्ते। क्लियर? अब यहां तक किसी बच्चे का डाउट है तो पूछो बच्चे। आज की कहानी को हम यहीं खत्म करते हैं, कल मिलेंगे हम लोग यानी नेक्स्ट सेशंस में, जो कि इमरजेंसी का टॉपिक होगा। किसी का डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो खत्म करते हैं बेटा आज के सेशंस को। सत्र एक बार और बताना जी। पिंकी समझो, सत्र का बेटा क्या मतलब होता है? सत्र का मतलब होता है कि सर वो समय जिस समय लोकसभा राज्यसभा दोनों मिल करके काम करते हैं। दूसरा सवाल, क्यों काम करेंगे सर? बेटा भारत के लिए पॉलिसीज नहीं बननी, नीतियां नहीं बननी, कानून नहीं बनने? बिल्कुल बनने हैं। और भारत में जो मुद्दे होते हैं, क्या उन मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी? भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, सरकार महंगाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ आलोचना भी तो होनी है ना। तो वो किस में होगा? वो सत्रों में होगा। सत्र समझ में आ गया? लोकसभा राज्यसभा दोनों की मीटिंग सर वो कब होगी? सर 3 तरह के सत्र होते हैं इस देश में, बजट, मानसून और विंटर, जिसे शीत भी कहते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने तक हो सकता है सर बजट सत्र चल सकता है। 3 महीने मानसून और विंटर 2 महीने, यानी सबसे लंबा सत्र होता है बजट।
दो सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? 6 महीने। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डियर पिंकी, अगर मेरी क्लास आज खत्म हो गई, लीसो ने आपसे वायदा किया है कि अगली क्लास रोहन सर की 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी, नहीं तो 6 महीने का जो लास्ट दिन होगा उस दिन तो हो ही जाएगी। 6 महीने एक दिन नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो आपको एक कंडीशन दे दी गई कि इतने दिनों के अंदर अंदर रोहन सर दोबारा आ जाएंगे। 6 महीने एक दिन नहीं हो सकता। अगर हो गया तो आपकी पूरी फीस माफ, समझ रहे हो? ये आपके साथ कंडीशन है। ऐसी कंडीशन हमारे साथ भी है कि दो सत्रों के बीच में ज्यादा गैप 6 महीने का ही हो सकता है, 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता बेटा। तो अब अगर 10 जनवरी को कोई सत्र नहीं है, आज कोई सत्र नहीं है, इसलिए तो कोई कानून नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्रपति ने अपनी तरफ से अध्यादेश निकाल दिया, यानी कानून बना दिया। अब वो कानून सत्र के शुरू होने के पहले दिन से 6 हफ्ते तक चलेगा। अगर ना छेड़ो तो, छेड़ दो तो पहले दिन खत्म हो जाएगा। छेड़ेगा कौन? लोकसभा राज्यसभा। हो गया, ये खत्म हो गया। ना 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 ना, प्लीज आप समझिए। और फिर न्यूनतम चला, अधिकतम कितने दिन तक चला? सर 10 जनवरी को लेकर के आए थे, सत्र खत्म हुआ था 9 जनवरी को। कितने दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा? 6 महीने। 6 महीने हो सकते हैं, हो सकते हैं। 8 जुलाई को मान के चलो सत्र आया, तो ना छेड़ा जाए तो 6 हफ्ते, तो 6 महीने 6 हफ्ते चला सर, 7 महीने 2 हफ्ते, मिनिमम 6 वीक्स, मैक्सिमम 7 मंथ 2 वीक्स या 6 मंथ 6 वीक्स। डियर पिंकी, आज से करता हूँ ये चीजें बेटा क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं।